चैप्टर 16 सुराग की तलाश। 10 मिनट बाद इंस्पेक्टर रमेश और महेश तिवारी इंस्पेक्टर के कमरे में बैठे थे। इसका मतलब गिरधारी की पत्नी गिरधारी के साथ नहीं गई थी, वह यहीं थी और मर्डर उसी का हुआ है, यही ना? रमेश ने तिवारी से पूछा। जी सर, मेरे ख्याल से गिरधारी ने ही मर्डर किया है। ये सब उसने पहले से ही प्लान कर लिया था, तभी उसने गांव जाने के लिए पहले से ही छुट्टी ली हुई थी। अपने प्लान के हिसाब से वह गांव गया भी, लेकिन उसकी पत्नी नहीं गई तिवारी, तभी उसने पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई, क्योंकि मर्डर ही उसने किया था। इंस्पेक्टर रमेश ने तिवारी से कहा। जी सर, उसे लगा होगा कि उसके ना रहने पर इल्जाम घर के लोगों पर आ जाएगा और वह साफ बच निकलेगा, लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। लोगों ने सोचा सुप्रिया अग्रवाल की है मौत हुई है, इसलिए उसको झूठ बोलना पड़ा, और वह भी पुलिस से। वह नहीं जानता कि पुलिस से झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है। आखिरी बात कहते हुए इंस्पेक्टर की मुठिया गुस्से में भिंज गई। लेकिन सर, वो तो अपनी पत्नी को थाने लेकर भी आया था, ये कैसे किया उसने? समझ नहीं आ रहा, तिवारी ने परेशान होते हुए प्रश्न किया। इंस्पेक्टर रमेश, तिवारी उसकी पत्नी को ना तुम जानते थे ना मैं, ना और कोई। वह तो जिसको भी अपनी पत्नी बताएगा हम तो उसी को मान लेंगे ना। उससे हमने आधार कार्ड मांगा था, परंतु उसने कहा गांव के रहने वाली महिला है, कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। वैसे भी वो अंगूठा छाप थी, और हिम्मत देखो उसकी, एक बार नहीं 2 बार वह थाने आया, लेकिन अब अचानक कहाँ गायब हो गया है, समझ नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर रमेश ने तिवारी से कहा। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैंने अपने आदमी लगा दिए हैं, देखते हैं कब तक भागता है, तिवारी ने आश्वासन देते हुए कहा। इसका मतलब सुप्रिया अग्रवाल जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। सुप्रिया अग्रवाल बेकसूर है, लेकिन कोई तो ऐसी बात है जो सभी लोग हमसे छुपा रहे हैं। लगता है कोर्ट में जाना पड़ेगा, इंस्पेक्टर रमेश ने योजना बनाते हुए कहा। अब इंस्पेक्टर रमेश के लिए एक बात तो क्लियर हो गई थी कि मौत जिसकी हुई थी वो समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी हत्या है या मौत, इसमें अभी संशय था। अगर सुप्रिया घर पर थी तो उन्होंने इस दुर्घटना के बारे में क्यों नहीं बताया? गिरधारी ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कहीं क्यों नहीं करवाई? गिरधारी के साथ थाने में जो उसकी पत्नी बनकर आई थी वह कौन थी? सुप्रिया अगर दुर्घटना के वक्त घर पर नहीं थी तो कहाँ थी? अगर वह जिंदा थी तो ड्राइवर के घर क्यों छुपी थी? अगर उसने कुछ किया ही नहीं था तो वह डर क्यों रही थी? यही सारे प्रश्न थे जिनका जवाब रमेश को ढूंढना था। इसके लिए मौका ए वारदात पर जाना आवश्यक हो गया था। तभी भगतराम से ड्राइवर की रिपोर्ट लेने के लिए इंस्पेक्टर रमेश ने फ़ोन किया। सर, ड्राइवर दो बहुत ही सीधा साधा इंसान है। यहाँ मैंने उसके आस पड़ोस से भी पता किया, वह सीधे ड्यूटी जाता है और ड्यूटी से घर, अकेला रहता है। बहुत ही पंडित आदमी है सर। भगतराम ने फिर वही दोहराया जो वह एक बार पहले भी बता चुका है। सभी को एक बार बुलाकर दोबारा बयान लेना जरूरी है। पहले सुप्रिया अग्रवाल की हत्या के लिहाज से बयान लिए गए थे, हो सकता है बहुत सी चीजें ऐसी हो जो नज़रअंदाज कर दी गई हों, यह मुझे दोबारा करना पड़ेगा, सोचकर इंस्पेक्टर रमेश खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल आए। सामने महेश तिवारी खड़ा हुआ दिलीप से बात कर रहा था। इंस्पेक्टर रमेश ने इशारे से तिवारी को बुलाया और कहा, तिवारी, घटना दुर्घटना वाले दिन की और उससे 1-2 दिन पहले की कोठी से संबंधित हर एक सदस्य की मुझे कॉल डिटेल्स चाहिए। जी सर, हो जाएगा। सर, एक बात और मुझे आपको बतानी थी, दुर्घटना वाले दिन उस समय मोहित अग्रवाल घर पर नहीं था, वह किसी और के साथ था। इसका सबूत मेरे पास है। तिवारी ने यह कहकर रहस्यमयी मुस्कान फेंकी। ऐसा तो नहीं कि वह जानबूझकर उस समय घर से बाहर गया हो, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रसोई गैस लीक होने पर ब्लास्ट हो गया और उसी से नौकरानी की मौत हुई। लेकिन वह नौकरानी को क्यों मारेगा, इसका कोई कारण नजर नहीं आ रहा, इंस्पेक्टर रमेश ने कहा। मुझे एक बार सबकी फिर से तहकीकात करनी पड़ेगी, एकदम नए सिरे से। चलो मेरे साथ, इंस्पेक्टर रमेश ने महेश तिवारी से कहा। इंस्पेक्टर रमेश जैसे ही थाने से बाहर निकले उनकी फ़ोन की घंटी बज गई। फ़ोन पर नज़र पड़ते ही उनके माथे पर त्योरियां चढ़ गई। गायत्री का फ़ोन इस वक्त तो उसे कोठी में होना चाहिए था और वहां से फ़ोन करना संभव नहीं, फिर यह मुझे क्यों फ़ोन कर रही है? कुछ देर फ़ोन हाथ में लेकर इंस्पेक्टर रमेश ने सोचा और तुरंत फ़ोन उठा लिया। सर, अब मैं यहाँ और काम नहीं कर सकती। आपने वैसे ही मुझे 2-3 दिन के लिए ही कहा था, 2 दिन हो चुके हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है सर। आप नहीं जानते यहाँ पर मेरी इज्जत को खतरा है, इसलिए मैं निकल आई। फ़ोन उठाते ही गायत्री शुरू हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर कोई खतरा हो तो सिर्फ इमरजेंसी कॉल कर देना, मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा हुआ तो नहीं ना तुम्हारे साथ? इंस्पेक्टर रमेश ने गायत्री से पूछा। नहीं हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, वो जो मोहित अग्रवाल है वह बहाने से मुझे अपने कमरे में बुलाता है और ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता है, वह भी निजी बातें। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा। गायत्री की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। लेकिन घर में तो उसकी बीवी भी है ना? इंस्पेक्टर रमेश ने आश्चर्य से पूछा। जी सर, बीवी तो है, पर उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। लगता है मियाँ बीवी में ज़्यादा बातचीत नहीं होती। मोहित अग्रवाल अपनी बीवी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, पता नहीं दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है। गायत्री ने रहस्य खोला।
चलो ठीक है गायत्री, तुमको जो पता करना था तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया। अब तुम थाने आ जाओ और हाँ, इस बात के को किसी को बताना मत। रमेश ने बात खत्म करके फ़ोन काट दिया। तिवारी स्टाफ और घरवाले मिलाकर जितने लोग हैं सबके ऊपर शिकंजा कस लो, सबके कॉल डिटेल्स मिल जाने चाहिए। घर के अंदर रहने वाले दोनों नौकर और 3 मेंबर्स सबसे ज़्यादा शक के घेरे में है। सबसे पहले उनकी कॉल डिटेल्स मुझे चाहिए, इंस्पेक्टर रमेश ने तिवारी से कहा। अब वो लोग कोठी के बाहर पहुंच चुके थे। सबसे पहले उन्होंने गार्ड से ही बात करने की सोची। भोलाराम, तुमने झूठ क्यों बोला कि गिरधारी की पत्नी उसके साथ गांव गई है? वह गांव नहीं गई थी, गिरधारी अकेले गांव गया था। भोला की नमस्ते का जवाब देते ही इंस्पेक्टर रमेश ने सवाल किया। सर, मैं सच कहता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे जाते देखा था। फिर वह वापस कैसे आई, ये तो मेरे लिए भी अचंभे की बात है। भोलानाथ ने अपना सर खुजाते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मालिक रोहित अग्रवाल और उनकी पत्नी सुप्रिया अग्रवाल में कैसे संबंध है? इंस्पेक्टर ने अगला प्रश्न किया। सर, ठीक ही लगते हैं, बाकी घर की बात तो हम जानते नहीं, हमारे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। भोलानाथ ने अपनी समझ के अनुसार उत्तर दिया। अभी इस वक्त घर में कौन है? दरवाजा खोलो, हम पूछताछ करने अंदर जाएंगे। रमेश भोलानाथ की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। तिवारी ने देर न करते हुए कहा। वो एक बहुत बड़ा सा स्टील का गेट था जिसके साइड में छोटा सा दरवाजा था। जैसे ही गार्ड पूरा गेट खोलने लगा, तिवारी ने मना करते हुए कहा, ये छोटा गेट खोल दो, हम इससे ही अंदर आ जाएंगे। भोलानाथ ने शायद बंसी को अंदर बताने के लिए भेज दिया था कि कोई पूछताछ करने आए हैं, इसलिए जैसे ही इंस्पेक्टर रमेश और तिवारी ड्राइंग रूम में जाकर बैठे, कुछ देर बाद मोहित अग्रवाल हाजिर हुए। हेलो इंस्पेक्टर, कहिए कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने लपक कर इंस्पेक्टर से हाथ मिलाया और बोले, आप तो सब जानते हैं, तारांकन 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 की दौड़ मस्जिद तक, आपसे कुछ बातचीत करनी थी। इंस्पेक्टर रमेश ने कहा। मिस्टर अग्रवाल जी, जरूर पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? कहकर उन्होंने सामने पड़ी एक कुर्सी पर बैठना चाहा। उससे पहले जिधर से वह आए थे उसी तरफ चेहरा घुमाकर आवाज लगाई, बंसी जरा चाय भेजो, और सामने पड़ी हुई नरम कुर्सी पर धंस गए। सर, मैं जानना चाहता हूँ, इस वक्त आपके घर में स्टाफ कितना है? कौन कौन लोग हैं? उनकी आपने पुलिस इंक्वायरी करवाई है या नहीं? बिना देर किए इंस्पेक्टर ने पहला प्रश्न किया। अभी हमने एक नई नौकरानी रखी है, सिर्फ उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है, बाकी सबका परमानेंट एड्रेस भी हमारे पास है और आइडेंटिटी प्रूफ भी, मोहित अग्रवाल ने बताया। तहकीकात से पता चला है कि जिसकी मौत हुई है वह आपके नौकर गिरधारी की पत्नी लाली है। आपको क्या लगता है कि क्या वह महज एक दुर्घटना थी या किसी पर आपको उसकी हत्या का शक है? इंस्पेक्टर रमेश बारीकी से मोहित अग्रवाल के चेहरे के बदलते हुए भाव पढ़ रहे थे। सर, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं उस वक्त घर पर नहीं था, मुझे लगता है खाना बनाते हुए गलती से आग लग गई होगी। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास है, वह क्या कहती है? मोहित अग्रवाल ने उल्टा प्रश्न इंस्पेक्टर की तरफ उछाल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत का कारण आग से जलना बताया गया है। लगता है जल्दी में रसोई गैस की नॉब खुली रह गई, उसी वजह से विस्फोट हुआ। इंस्पेक्टर रमेश अभी पूरे पत्ते नहीं खोलना चाहते थे, इसलिए जवाब दिया। मृतका के अपने पति से कैसे संबंध थे? इंस्पेक्टर का अगला सवाल था। मेरे हिसाब से तो ठीक थे, मैंने कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा, मोहित ने बताया। लेकिन मैंने सुना है कि गिरधारी तो दुर्घटना से काफी पहले घर से चला गया था, मोहित ने याद करते हुए जानकारी दी। ऐसा कोई कारण है जिससे कि आपकी पत्नी नौकरानी की हत्या की कोशिश करें? इंस्पेक्टर का ये प्रश्न सुनकर मोहित अग्रवाल थोड़ा घबरा गया, लेकिन वह काफी चालाक आदमी था। तुरंत संभलते हुए बोला, मुझे ऐसी कोई वजह दिखाई नहीं देती। आपका ड्राइवर कैसा आदमी है? जिस वक्त ये दुर्घटना हुई क्या वह आपके साथ था? इंस्पेक्टर ने अगला प्रश्न किया। जी सर, वो मेरे साथ था, मोहित अग्रवाल ने जवाब दिया। तभी बंसी चाय की ट्रे दिए हुए हाजिर हुआ। ट्रे बहुत ही महंगी मालूम होती थी, बड़ी ही खूबसूरत से छोटी कटोरिया में कुछ ड्राई फ्रूट्स और महंगे बिस्किट्स रखे थे। जब वो इंस्पेक्टर रमेश को चाय पकड़ा रहा था तभी चाय लेते हुए उन्होंने कहा, तुम यहाँ के माली हो, मुझे तुमसे थोड़ी पूछताछ करनी है, बैठो। माली थोड़ा डरते हुए जमीन पर उबडू बैठ गया। तिवारी अपनी डायरी में मुख्य बातें नोट करता जा रहा था, जैसा कि इंस्पेक्टर रमेश ने उसको पहले ही बता दिया था। मोहित जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके माली से अकेले में बात करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर रमेश के इतना कहते ही मोहित तुरंत कुर्सी से खड़ा हो गया और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, गो अहेड। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित के जाने के बाद इंस्पेक्टर ने पहला सवाल किया। सर बंसी, डरते हुए माली ने जवाब दिया। जिस वक्त ये दुर्घटना हुई तुम कहाँ थे? इंस्पेक्टर की तीखी नज़र बंसी के चेहरे पर थी। साहब, मैं 5 बजे तक घर चला जाता हूँ, मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, बंसी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुमको दुर्घटना की सूचना कैसे मिली? इंस्पेक्टर ने सवाल दागा। रात में 9 बजे के करीब भोलानाथ का फोन आया था, वह बहुत डरा हुआ था, उसने ही मुझे सारी बात बताई, मैं उसी समय साइकिल से यहाँ पहुँच गया, बंसी बोला। इंस्पेक्टर रमेश, जब तुम यहाँ आए तो तुमने क्या देखा?
सर, मैं आया तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी अपना सामान समेट रही थी। काफ़ी लोग जमा हो गए थे। आप सब लोग भी आए हुए थे और मुआयना कर रहे थे। कुछ देर रुककर फिर मैं वापस चला गया, बंसी ने बताया। तुमको क्या लगता है लाली की किसी से कोई दुश्मनी थी? कौन मार सकता है उसे? इंस्पेक्टर बारीकी से बंसी के चेहरे पर बदलते रंग देख रहा था। समझ नहीं आता साहब, उसको किसी ने क्यों मारा? वो तो सबसे खूब हंसकर बात करती थी, अच्छी थी बेचारी। बंसी के चेहरे पर लाली को याद करते हुए दया के भाव थे। पति पत्नी में कभी कोई झगड़ा हुआ? पति किसी बात पर पत्नी से नाराज था, ऐसा लगा तुम्हें? इंस्पेक्टर ने बंसी से फिर प्रश्न किया। छोटा मोटा तो कभी कभार हो जाता था, परंतु इतना बड़ा कभी देखा नहीं, जिसकी वजह से गिरधारी उसकी जान ले ले, बंसी ने याद करते हुए बताया। घर में कोई ऐसा था जो लाली को पसंद नहीं करता था और मन ही मन उससे नाराज रहता था। मोहित अग्रवाल, सुप्रिया अग्रवाल या मोहित की माँ, कोई भी? इंस्पेक्टर ने जैसे बच्चे के सामने बहुत कठिन सवाल रख दिया था। क्योंकि यह सवाल सुनते ही बंसी बहुत सोच में पड़ गया और बोला, सर लाली तो सबका बहुत ध्यान रखती थी, मैडम का भी, सर का भी, साथ ही बड़ी मेम साहब का भी, सभी उसको बहुत पसंद करते थे, बंसी ने बताया। तो इंस्पेक्टर और तिवारी दोनों ही निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। अच्छा चलो तुम जाओ, लेकिन हाँ सुनो, शहर से बाहर नहीं जाना, बीच बीच में तुम्हें पुलिस थाने आना पड़ सकता है, इंस्पेक्टर ने एक उंगली दिखाते हुए बंसी को हिदायत दी। चैप्टर 17, ड्राइवर की सच्चाई। अब बारी थी ड्राइवर को इन्वेस्टिगेट करने की। हालांकि भगत राम जी उसके ऊपर 2 दिन से नजर रखे हुए थे, लेकिन कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे उसके ऊपर शक किया जा सके। परंतु जो चीज दिखती है, जरूरी नहीं कि वह वैसी ही हो, कुछ चीजें दबी छुपी भी हो सकती है। यही सोचकर इंस्पेक्टर रमेश ने ड्राइवर को तलब किया। क्या नाम है तुम्हारा? इंस्पेक्टर रमेश ने पूछा। मेरा नाम धनराज है, ड्राइवर ने जवाब दिया। कितने साल से ये काम कर रहे हो? इंस्पेक्टर का अगला सवाल था। सर, हमारे तो बाप दादा सभी लोग अग्रवाल जी के यहाँ यही काम करते थे। जब मैं बड़ा हुआ, जब से होश संभाला, तब से इन्हीं के यहाँ ड्राइवर हूँ, उसने जवाब दिया। दुर्घटना वाले दिन तुम कहाँ थे? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। सर, मैं साहब के साथ था। जब साहब ने वापस आने के लिए फ़ोन किया, तब हम आए, तब तक दुर्घटना हो चुकी थी, धनराज ने जवाब दिया। जब तुम कोठी में आए तो तुमने क्या देखा? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। सर, जब मैं वापस आया, मैंने देखा बहुत सारे लोग कोठी में आए हुए थे, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी और आग बुझाने का काम चल रहा था, धनराज बोला। इंस्पेक्टर रमेश, उस वक्त घर में कौन कौन लोग थे? सर, बड़ी मैडम थी और साहब को तो मैं ही लेकर आया था, और कोई नहीं था, ड्राइवर ने बताया। क्यों, तुम्हारी छोटी मेम साहब कहाँ थी? कहकर इंस्पेक्टर ने कड़ी निगाहों से ड्राइवर को देखा तो वह सकपका गया। आगे की कहानी बताते हुए वह हिचकिचा रहा था। अभी तक उसने जो भी बताया था वह एक झटके में कह गया था, लेकिन जैसे ही छोटी मेम साहब के बारे में पूछा गया, उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई। बोलो जल्दी, उस वक्त तुम्हारी छोटी मेम साहब घर पर थी? इंस्पेक्टर ने बोलने के लिए उकसाते हुए सवाल किया। जी नहीं सर, वह घर पर नहीं थी, कहकर ड्राइवर चुप हो गया। देखो धनराज, मुझे पता है कि तुम्हें इस घटना के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। या तो तुम सीधे सीधे सारी जानकारी पुलिस को दे दो, वरना तुम अपना अंजाम जानते ही हो। पुलिस तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, याद रखना। क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो? इंस्पेक्टर रमेश ने ड्राइवर को धमकाते हुए बोला। सर, छोटी मेम साहब उस वक्त मेरे ही साथ थी। मैंने उनको वापस घर की तरफ छोड़ दिया था और मैं साहब को लेने चला गया था, क्योंकि उनका बार बार फ़ोन आ रहा था, धनराज ने बताया। तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? कहाँ गई थी? इंस्पेक्टर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। सर, वह जानना चाहती थी कि साहब इस वक्त कहाँ है। जब मैंने उन्हें बताया तो वह खुद अपनी आंखों से सब देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था, धनराज ने खुलासा किया। लेकिन वह साहब को खुद क्यों देखना चाहती थी? ऐसा क्या था जो वह साहब को देखने के लिए इतनी उतावली थी? इंस्ट्रक्टर को धनराज की बात समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने पूछा। वह साहब बड़े साहब को मत बताइएगा, नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ये सब हमने साहब से छुपकर किया था, धनराज ने हाथ जोड़ते हुए इंस्पेक्टर से विनती की। बेफिक्र रहो धनराज, तुम्हारे साहब को कुछ पता नहीं चलेगा, इंस्पेक्टर ने तसल्ली दी। साहब, वह हमारे साहब किसी और औरत के पास जाते थे और गाड़ी में ही चलाता था। 3-4 घंटे साहब वहीं रुकते थे और मैं नीचे ही 3-4 घंटे तक इंतजार करता था। फिर वो मुझे फ़ोन करते तो मैं उन्हें लेकर वापस घर आ जाता था, कहकर धनराज सांस लेने के लिए थोड़ा रुका। अच्छा, फिर उस दिन क्या हुआ? इंस्पेक्टर को अब इस कहानी में दिलचस्पी जाग गई थी। मेम साहब ने कई बार हमसे साहब के बारे में पूछा था कि वह रोज शाम को कहाँ जाते हैं। हम जानते थे कि साहब गलत कर रहे हैं। मेम साहब हमारे सामने रोती थी, हमें बहुत बुरा लगता था। हम उनकी कुछ मदद कर नहीं सकते थे, परंतु एक दिन उन्होंने हमसे ये मदद मांगी कि उन्हें ले जाकर हम सिर्फ दिखा दे कि वह कहाँ जाते हैं। उसके बाद वह फिर हमसे कुछ नहीं पूछेंगी। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमारा नाम कहीं नहीं आएगा। हमसे गलती हो गई सर,
हमसे उनके आंसू नहीं देखे गए। उस दिन जैसे ही साहब को हमने वहां छोड़ा, तभी मेम साहब का फ़ोन आ गया। उन्होंने हमसे फिर वही प्रश्न किया जो हमेशा करती थी। जब हमने उन्हें सब बताया तो उन्होंने कहा, आप एक बार हमें ले जाकर वहां दिखा दो और वापस घर छोड़ दो। धनराज ने सिलसिलेवार पूरी कहानी बताई। अच्छा, फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर की जिज्ञासा अपनी चरम पर थी। जैसे ही मेम साहब का फ़ोन आया, हमें पता था साहब को यहाँ पर कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। मेम साहब को लाकर दिखाने में हमें मुश्किल से 40-45 मिनट लगने थे। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि अगर हम मेम साहब को लेने घर आते तो भोलानाथ हमें देख लेता और वह साहब के पूछने पर साहब को बता सकता था। इसलिए हमने मेम साहब को पैदल मेन रोड पर आने के लिए कह दिया था। हम वही मेम साहब का इंतजार कर रहे थे। कहकर धनराज ने अपने होठों पर जीभ फेरी और बोला, थोड़ा पानी मिलेगा साहब? इंस्पेक्टर रमेश को अब इस कहानी में बहुत इंटरेस्ट आने लगा था। इस तरह बीच में ड्राइवर का पानी मांगना उन्हें एक रत्ती नहीं भाया, परंतु कहानी को आगे सुनने के लिए धनराज की बात तो माननी ही थी। इसलिए तुरंत सिपाही को आवाज़ लगाई और उसके लिए पानी मंगवाया। पानी पीकर धनराज को थोड़ा आराम मिला। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ तो उसके बाद आगे क्या हुआ धनराज? सर, हम मेम साहब को लेकर वहां गए। मेम साहब गाड़ी से उतरकर फ्लैट तक गई। 5-7 मिनट में ही वो वापस आ गई और बोली, अब हमें वापस छोड़ दो, तुम्हारे साहब को कुछ पता नहीं चलेगा। जब हम वापस आए तो हमने उन्हें रोड पर वहीं उतार दिया था। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें तुरंत वापस जाना पड़ा। साहब का फ़ोन बार बार आ रहा था, धनराज ने बताया। दुर्घटना के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हें तुम्हारी छोटी मेम साहब ने दुर्घटना के बारे में कुछ बताया था? जोर इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं बताया। जब हम उन्हें वापस यहाँ पर छोड़ रहे थे, उसी समय साहब का फ़ोन आया। पहले तो हमने उठाया नहीं, हम तुरंत वापस चल दिए। 2 मिनट बाद ही दोबारा फ़ोन आया तो हमने उठा लिया। उन्होंने ही हमें दुर्घटना के बारे में बताया और कहा, कहाँ पर हो, जल्दी आओ। हमने उनसे झूठ बोला कि हम खाना खाने आ गए। 15 मिनट में ही हम साहब के पास पहुंच गए थे और इतना ही वक्त वापस आने में लगा होगा, धनराज ने जानकारी दी। अच्छा तो एक बात बताओ, पहली नज़र में दुर्घटना देखते ही तुमने क्या सोचा? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। सर, जैसे बाकी लोग समझ रहे हैं, हमने भी वही सोचा कि मेम साहब इस दुर्घटना में नहीं रही, धनराज ने बताया। लेकिन तुमको तो पता था कि वह जिंदा है। तुमने उन्हें अपने घर में रखा हुआ था, ये कैसे हुआ? इंस्पेक्टर ने कड़क कर पूछा। जब हम साहब को लेकर लौट रहे थे, तभी साहब ने हमें दुर्घटना के बारे में बताया था। हमने सोचा मेम साहब घर पहुंचते ही दुर्घटना की शिकार हो गई। हम तो काफ़ी देर तक कोठी पर ही थे। देर रात जब लौटे तो मेम साहब हमको रास्ते में मिली। वह हमारा इंतजार कर रही थी। उनको देखते ही पहले तो हम चौंक गए, लेकिन उन्होंने हमसे मदद की भीख मांगी और कहा कि हम उन्हें अपने घर पर रख ले। 2-4 दिन में मामला शांत हो जाने पर वह कहीं चली जाएंगी। अब जिनके यहाँ जिंदगी भर काम किया, जिनका नमक खाया, उनके लिए इतनी मदद करना तो बनता ही था ना सर। बस यही सोचकर हमने उन्हें अपने घर पर पनाह दे दी। धनराज ने सारी कहानी बता दी। इस बात की खबर तुमने पुलिस में क्यों नहीं दी? सब जगह यही चर्चा थी कि दुर्घटना में सुप्रिया अग्रवाल की मौत हो गई है। सिर्फ तुमको पता था कि मरने वाली सुप्रिया अग्रवाल नहीं बल्कि कोई और थी। तुमने अपने साहब को भी नहीं बताया और पुलिस को भी नहीं। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम जानते हो ये कितना बड़ा अपराध है, इंस्पेक्टर ने धमकी भरे स्वर में कहा। बस यही गलती हो गई सरकार हमसे। हमने सोचा कभी भी इस सच्चाई से पर्दा नहीं हटेगा कि मैम साहब जिंदा है। जब हमें अखबारों में ये पढ़ने को मिला कि साहब जेल चले गए हैं, तब हमने मेम साहब से कहा था, अब आप यहाँ से निकल जाए। हमारे लिए यही बहुत था कि उनकी जान बच गई। ये बताते हुए धनराज की आंखों से आंसू टपक पड़े। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, किस पुलिस को नहीं बताया? कोई बात नहीं, लेकिन अपने साहब को तो बता सकते थे। अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुमने जिसका नमक खाया है उससे गद्दारी नहीं कर सकते। ये भी तो एक तरह से गद्दारी हुई ना? साहब को जेल से बचाने के लिए इतना तो तुम कर सकते थे, इंस्पेक्टर ने सवाल किया। सही कह रहे हैं साहब आप, लेकिन साहब तो जेल जाने के ही लायक हैं। इसीलिए हमें उन पर कोई दया नहीं आई। मेम साहब को छोड़कर हर रोज दूसरी औरतों के पास जाते हैं। घर में कोई भी उनसे खुश नहीं था। बड़ी मेम साहब को भी उनकी हरकतों से बहुत परेशानी थी, और छोटी मेम साहब तो थी ही दुखियारी। हमें लगा इस तरह हम छोटी मेम साहब की मदद कर सकते हैं। हम गरीब आदमी हैं साहब, अपनी समझ से जो सही लगा वह कर दिया, अंजाम के बारे में नहीं सोचा। अब आप हमें उठाकर जेल में डाल दें या कुछ भी करें, जिंदगी के कम ही दिन बचे हैं। वैसे भी ऐसा कौन है जो घर पर हमारा इंतजार कर रहा है? कहते हुए धनराज के एक बार फिर आंसू निकल गए। इंस्पेक्टर रमेश, जो अभी तक ड्राइवर को गुस्से और शक की निगाह से देख रहे थे, उन्हें अब उसी पर दया आने लगी। उसके आंसू देखकर वह भी पिघल गए थे। सोचने लगे, अगर किसी ने इस तरह गिड़गिड़ा कर उनसे मदद की भीख मांगी होती तो शायद वह भी पिघल जाते और वही करते जो उस वक्त धनराज ने किया। परंतु किसी को सजा देना हमारा काम नहीं, कोर्ट का काम होता है। यही सोचकर उन्होंने धनराज से कहा, देखो धनराज, तुमने जो भी कुछ किया मानवता के नाते ठीक किया। किसी की मदद करना कोई बुरा नहीं है।
लेकिन ये सोचना कि तुम्हारे साहब बुरे आदमी हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर वह जेल में है तो अच्छी बात है। ऐसा सोचना वाकई में गलत है, क्योंकि जिसने अपराध नहीं किया उसको सजा मिलना तो गलत है ही। सजा दिलवाना कोर्ट का काम है, तुम्हारा या मेरा नहीं। याद रखो, कोई भी तथ्य पुलिस से छुपाना अपराध की श्रेणी में आता है, और इस लिहाज से तुम्हारे ऊपर केस बनता है, इंस्पेक्टर ने कहा तो धनराज बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसको रोते देखकर इंस्पेक्टर का हृदय द्रवित हो उठा। वैसे भी वह स्वभाव से ही बहुत दयालु आदमी थे। वह अपनी सीट से खड़े हुए और धनराज के करीब आए। उसके कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना देते हुए बोले, फिर भी तुम फिक्र मत करो धनराज, मैं तुम्हें कम से कम सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें पुलिस से सहयोग करना पड़ेगा। अपने आंसू पोंछते हुए धनराज ने इंस्पेक्टर रमेश के आगे हाथ जोड़ते हुए सिर हिला दिया। चैप्टर 18 बूंदों का रहस्य। आज रात घर जाने से पहले डीएसपी साहब से जो मीटिंग होनी थी, रमेश ने मन ही मन उसकी योजना बनाई और कमरे से बाहर निकल आए। महेश तिवारी और भगत राम जी इंस्पेक्टर का बाहर ही इंतजार करते हुए मिल गए। तिवारी, कल हमें सुप्रिया अग्रवाल को फिर से बुलाना पड़ेगा। बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ उसे ही पता है, और हमारी नरमी का वो फायदा उठा रही है। मुझे लगता है उसका इस कत्ल में बहुत बड़ा हाथ है, इंस्पेक्टर रमेश ने तिवारी को देखते ही कहा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, वह शक्ल से ही मुझे चालाक लगती है, तिवारी ने तुनक कर कहा। अपनी जेब में से एक पुड़िया निकालकर भगत राम जी के सामने खोलते हुए इंस्पेक्टर रमेश ने कहा, भगत राम जी, आप त्रिभुवनदास ज्वेलर्स के यहाँ जाए और पता करिए कि यह डिज़ाइन मई के महीने में पिछले साल कौन बनवा कर लेकर गया था और कितने डिज़ाइन बनवाए थे। उनके बिल की फोटोकॉपी लेकर आइए। ये कहकर इंस्पेक्टर रमेश तिवारी की तरफ पलटे। सुप्रिया अग्रवाल का कहना है कि उसके पास हूबहू ऐसे ही कान के बुंदे हैं, लेकिन वह उसके पास है। ये दूसरे एक ही डिज़ाइन के बुंदे कहाँ से आए ये भी पता करना है। अपनी दाढ़ी खुजाते हुए इंस्पेक्टर रमेश ने बारी बारी से भगत राम और तिवारी को देखते हुए कहा। और तिवारी, तुम्हारे मुखबिर की कोई खबर? कुछ देर की चुप्पी के बाद इंस्पेक्टर ने तिवारी को पूछा। सर, उस दिन के बाद से गिरधारी गांव नहीं लौटा है। मेरे आदमी पूरे गांव पर नज़र बनाए हुए हैं। अब मैंने सोचा है कि आसपास के गांव में जो भी उसके रिश्तेदारी हैं, वहां पर भी आदमी लगा दिए जाएं। बांसखेड़ा में उसके भाई की ससुराल है, दशरथपुर में उसका ननिहाल है, ये सब मैंने पता कर लिया है। आदमी जब भी फरार होता है अपनी रिश्तेदारी में ही जाकर छुपता है। पैसे वाला आदमी तो कहीं भी चला जाए, परंतु इन लोगों का ठिकाना रिश्तेदारी ही होती है। आप मुझे 2 दिन और दीजिए सर, चुटकी बजाते हुए तिवारी बोला। चलो ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मैं जाता हूँ हेड ऑफिस, अब तक की सारी रिपोर्ट देनी है। कहते हुए तीनों ने एक दूसरे से विदा ली। उधर कोठी में, मैं जानता था कि तुम लाली से खार खाती हो, लेकिन तुम उसकी जान की दुश्मन बन जाओगी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। तुम्हें शर्म नहीं आई किसी की जान लेते हुए? मोहित अग्रवाल ने चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहा। मैंने उसे नहीं मारा है। अपने गुनाहों का ठीकरा मेरे ऊपर मत फोड़ो। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। यूं समझ लो तुम बाल बाल बच रहे हो। शायद किसी ने तुम्हारे लिए कोई अच्छी दुआ मांगी है जो अब तक जेल से बच गए हो। सुप्रिया ने भी उसी तरह चिल्लाकर जवाब दिया। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ दोनों। ये रोज रोज का क्या नाटक लगा कर रखा है तुम लोगों ने? आज तक इस घर में कभी पुलिस नहीं आई। तुम लोगों ने खानदान की नाक कटा के रख दी है। ऐसी औलाद से तो औलाद होना तो अच्छा, पर पड़े पड़े लानत भेजी। बड़ी मेम साहब ने बिस्तर। सब आपके ही कारण है मम्मी जी। आपने इनकी गलतियों पर हमेशा पर्दा डाला है, और उसी का नतीजा आज आप भुगत रही हैं। आप ही नहीं, मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। अगर समय रहते इनको सजा दे दी गई होती तो आज इतनी बड़ी सजा से बच जाते। सुप्रिया ने आज पहली बार अपनी सास के सामने जुबान खोली थी। हाँ, अब तो सारी गलती मेरी ही होगी। मेरे तो भाग ही फूटे हैं। पहले तो पति यह सारी मुसीबत मेरे सर पर छोड़कर चला गया, ऊपर से औलाद ऐसी निकली। अब तू भी मुझे ही दोष देने लगी। भगवान मुझे उठा ही क्यों नहीं लेता? पता नहीं कौन कौन से दिन देखने बाकी है। बड़ी मेम साहब ने बिसूरना शुरू कर दिया। खबरदार, जो मेरी माँ के आगे जबान खोली तो एक कान के नीचे दूंगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। औकात मत भूलना कभी भी। यही होता है जब पैर की जूती को सिर पर चढ़ाते हैं तो। देखा मम्मी आपने? मोहित अग्रवाल ने अपनी माँ के कमरे में घुसकर उन्हें सुनाते हुए कहा। अभी तक मैं चुप थी, सब कुछ सहन कर रही थी, तो मैं बहुत अच्छी थी। आज जब मैंने आपको सच्चाई बोली है तो दुनिया की सबसे खराब औरत मैं ही नजर आ रही हूँ आपको। इस घर में क्या क्या होता है, क्या आपको नहीं दिखता? बड़ी होकर आपका फर्ज नहीं बनता कि आप कुछ भी गलत होने से रोके? आपकी आंखों के आगे इतना बड़ा कांड हो गया और आप हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। सुप्रिया भी कहाँ चुप रहने वाली थी। इस औरत की हरकतों की वजह से मेरी कितनी छीछालेदार हुई है। बाहर निकल कर देखो तो पता चलेगा। घर में पड़े रहते हो, किसी का सामना नहीं करना पड़ता ना। मुझे 10 लोगों के बीच में बैठना पड़ता है, लोगों की बातें तो मुझे ही सुनना पड़ता है ना। आज तक हमारे खानदान में किसी ने जेल का मुंह नहीं देखा। इस औरत की वजह से ये काम भी हो गया, कहकर मोहित अग्रवाल ने जोर से दरवाजे पर लात मारी और कमरे से निकल गया। अरे मुझे जहर दे दो तुम लोग,
रोज रोज तिल तिल करके मरने से अच्छा है एक बार में झंझट खत्म हो। हे भगवान, ऐसी कौन से कर्म थे मेरे जिसकी यह सजा दे रहा है। उठा भी नहीं लेता मुझे, अब तो लगता है मरकर ही शांति मिलेगी। बड़ी मेम साहब अब खुद को कोस रही थीं। गुस्से में तमतमाता हुआ मोहित अग्रवाल अब शांति की तलाश में घर से बाहर निकल चुका था। सुप्रिया अपनी सास पर तरस खाते हुए बोली, चुप हो जाए मम्मी जी, और फिर अपनी तबीयत खराब कर लेंगी आप। अब जो करना था वो तो कर ही दिया, भुगतना तो हम सबको ही पड़ेगा। तभी सुप्रिया का फोन बजा। अनजाना नंबर देखकर पहले तो उसने फोन उठाया ही नहीं, लेकिन वही नंबर जब दोबारा बजा तो उसने फोन उठाकर कान से लगा लिया। यस, क्या मैं सुप्रिया अग्रवाल से बात कर रहा हूँ? सामने से किसी मर्दानी आवाज ने पूछा। मैं सुप्रिया बात कर रही हूँ। कहिए, आप कौन बोल रहे हैं? सुप्रिया ने पूछा। मैडम, मैं थाने से बोल रहा हूँ। कल सुबह आपको इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, पहुंच जाइएगा। फोन से जवाब आया और फोन कट गया। पहले से ही सुप्रिया का दिमाग का कचरा बना हुआ था, इस फोन कॉल ने उसकी टेंशन को और बढ़ा दिया। गुस्से में बड़बड़ाती हुई वह कमरे में चहलकदमी करने लगी। घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बजे बज चुके थे। इंस्पेक्टर रमेश ने घर में कदम भी नहीं रखा था कि भगत राम जी का फोन आ गया। कहिए भगत राम जी, इंस्पेक्टर ने घर में घुसते हुए पूछा। सर, मैं सोच रहा हूं कि जो घर की मालकिन है, मतलब जो बूढ़ी माताजी हैं, उनसे तो किसी ने ज्यादा पूछताछ की नहीं है, और दुर्घटना के वक्त वही घर में मौजूद थी, जैसा कि अब तक का छानबीन से पता चला है। क्यों ना हम उनसे एक बार और पूछे, राम ने सुझाया। भगत राम जी, हमने शुरुआती जांच में उनसे पूछताछ की थी, लेकिन उनका कहना था कि वह उस वक्त सोई हुई थी। अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ से उनकी नींद खुली थी। उससे पहले क्या हुआ उन्हें नहीं पता। वह बीमार है और उनको नींद की दवाएं दी जाती है, जिससे उनकी बहुत आसानी से नींद नहीं खुलती है। उनकी किसी के चीखने से जब नींद खुली तब उन्होंने भी चिल्लाना शुरू किया, और उस वक्त बाहर से गार्ड ने आकर सब देखा था, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। बाकी आप कहते हैं तो एक बार दोबारा से उनसे पूछताछ कर ली जाएगी, इंस्पेक्टर रमेश ने भगत राम जी से कहा। आजकल आपको बहुत देर होने लग गई है, इस केस ने आपको बहुत उलझा दिया है ना? फोन काटते ही माधवी ने पति से कहा। क्या बताऊं माधवी, सारी जगह पूछताछ चल रही है, परंतु कोई भी ढंग का सुराग नहीं मिल रहा जिससे केस को एक दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। अभी तक सिर्फ ये सफलता मिली है कि वह लाश उनकी नौकरानी लाली की थी, लेकिन उसे मारा किसने है ये पता नहीं चल पा रहा। इंस्पेक्टर रमेश ने हताश होकर पत्नी से कहा। जब इतना पता चला है तो आगे भी पता चलेगा, आप घबराइए मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। किसी किसी केस में वक्त लग ही जाता है। आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। माधवी के सांत्वना के 2 बोल सुनकर इंस्पेक्टर रमेश के माथे से शिकन थोड़ी कम हुई। हेलो पापा, कहते हुए शिवी सीढ़ियों से नीचे उतर आए। अरे, आज तो तेरा एग्जाम था ना, कैसा हुआ? शिवी को देखते ही रमेश को याद आया कि आज वह अपने काम में इतने उलझे रहे कि उन्होंने अपनी बेटी से उसके एग्जाम के बारे में भी नहीं पूछा। अच्छा हुआ है पापा, अब बाकी तो रिजल्ट ही बताएगा, बट आई एम सो हैप्पी, अब मेरा आखिरी पेपर बचा है, खुशी से उछलते हुए शिवी ने कहा। वाओ दैट्स ग्रेट, इसके बाद तो तुम्हारी काफ़ी दिन की छुट्टियां हो जाएंगी, मजे करो, इंस्पेक्टर रमेश ने शिवी के सर के बालों को सहलाते हुए कहा। छुट्टियों का मैं क्या अचार डालूंगी, आप तो फ्री होगे नहीं, और हर बार की तरह इस बार भी मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर जाओगे। घूम फिर के वही बात आएगी कि बेटा जाओ नानी के यहाँ घुमाओ, पर मैं बता रही हूँ पापा, अब की बार मैं आपके साथ किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाना चाहती हूँ, प्लीज़ पापा थोड़े दिन की छुट्टी ले लेना ना, जिद करते हुए शिवी बोली। शिवी, पापा थके हुए आए हैं, उनको थोड़ा आराम तो करने दे, आते ही तेरी फरमाइशें शुरू हो गई। चलो आओ तुम मेरे साथ किचन में खाना लगवाने में मदद करो, माधवी ने शिवी को बुलाते हुए कहा। बेमन से शिवी मम्मी के पीछे पीछे किचन में चली गई। अगली सुबह सुप्रिया फिर एक बार इंस्पेक्टर रमेश के सामने बैठी उसके अजीबोगरीब सवालों के जवाब दे रही थी। सुप्रिया जी, हाँ तो ये बताइए वह क्या कारण था कि आपके और आपके पति के बीच में मधुर संबंध नहीं थे? इंस्पेक्टर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। इसका इस केस से क्या लेना देना है इंस्पेक्टर, यह मेरा निजी मामला है, मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, सुप्रिया ने कहकर चेहरा घुमा लिया। आपके समझने से कुछ नहीं होता मैडम, ये किसी की हत्या का केस है, पुलिस को जो जरूरी लगेगा वह पूछताछ करेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा, इंस्पेक्टर ने कठोर होते हुए कहा। इंस्पेक्टर रमेश की कठोरता देखकर सुप्रिया के तेवर थोड़े ढीले पड़ गए। वह कैसे भी हो रोज रोज की इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहती थी। पहले से सोच कर आए हुए जवाब उसने मन में दोहराए और बोलना शुरू किया। हाँ, यह सही है कि मेरे और मेरे पति के बीच में संबंध ज्यादा मधुर नहीं थे। इसका कारण यह था कि उनका चरित्र ठीक नहीं है। मेरे अलावा भी उनकी जिंदगी में और भी औरतें हैं, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। क्या यह वजह काफी नहीं है पति पत्नी के संबंधों को बिगाड़ने के लिए? इस तीखे प्रश्न को उसने इंस्पेक्टर के मुंह पर दे मारा और प्रतिक्रिया देखने के लिए इंस्पेक्टर को घूरने लगी, जैसे पति के साथ उसके संबंध बिगड़ने का जिम्मेदार इंस्पेक्टर ही हो। ठीक है मैडम, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ,
लेकिन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, यह आपका निजी मामला है। मैं सिर्फ इस हत्या की तह तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि वह जो कान के बुंदे हैं क्या वह आपने लाली को लाकर दे दिए थे? इंस्पेक्टर रमेश ने पूछा। जी नहीं, मैं क्यों दूंगी? मैं नौकरों को इतना सर नहीं चढ़ाती। आफ्टर ऑल वह हमारे घर की नौकरानी थी, कहकर सुप्रिया ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसने मुंह में कोई कड़वी चीज खा ली हो। इंस्पेक्टर रमेश ने नोटिस किया कि सुप्रिया के मन में लाली के प्रति काफी घृणा है। ये किस वजह से है वह समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी वो मन ही मन कुछ जोड़ घटा करने लगे थे कि तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर भगत राम जी का नंबर फ्लैश हुआ। अभी मैं किसी जरूरी काम में व्यस्त हूँ, 5 मिनट में फोन करता हूँ। फोन उठाते ही इंस्पेक्टर रमेश ने कहा और तुरंत फोन काट दिया। सुप्रिया जी, आपको जो भी चीजें बताने लायक लगती हैं कृपया अपने आप बता दीजिए, जिससे हमें इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाने में सहायता मिले। अगर आप कोई ऐसी बात जानती हैं जो अभी तक आपने नहीं बताई है और वह हमें कातिल तक पहुंचने में सहायता कर सकती है तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि बता दीजिए। आप अच्छी तरह सोच लीजिए, मैं आपके लिए चाय भी भेजता हूँ। मैं 5 मिनट में अभी एक फ़ोन करके हाजिर होता हूँ, कहकर इंस्पेक्टर ने अपना फ़ोन उठाया और कमरे से बाहर निकल गए। हाँ जी भगत राम जी, बताइए। बाहर आकर इंस्पेक्टर रमेश ने भगत राम को फ़ोन मिलाया और पूछा। सर, बिल का पता चल गया। पहला बिल 19 मई को मोहित अग्रवाल के नाम कटा है और दूसरा बिल भी उन्हीं के नाम से कटा है, लेकिन उसकी डेट अलग है। परंतु इसमें आश्चर्य की बात यह है कि दोनों ईयर रिंग्स की डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, भगत राम ने खुलासा किया। ये दूसरा बिल कौन सी तारीख का है? सर, दूसरा बिल उसी महीने की 28 तारीख का है और मोहित अग्रवाल के नाम ही कटा है। मैंने दोनों बिल की फोटोकॉपी निकाल ली है। वेल डन भगत राम जी, बहुत अच्छा काम किया है आपने। सबूत लेकर आ जाए, कहकर इंस्पेक्टर रमेश ने फ़ोन काट दिया। जब इंस्पेक्टर रमेश कमरे में लौटे तो सुप्रिया चाय पी रही थी। वह आकर चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गए और सुप्रिया के चेहरे के भावों को पढ़ने लगे। वह सोच रहे थे कि इस मासूम चेहरे के पीछे इस औरत ने कितने राज छुपा रखे हैं। जैसे ही सुप्रिया ने चाय पीकर कप वापस रखा, इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया। मेरा अगला प्रश्न आपको परेशान जरूर करेगा, परंतु यकीन कीजिए ये पुलिस की कार्यवाही का एक हिस्सा है। मुझे ये बताइए कि आपके पति और मृतका लाली के बीच में कैसे संबंध थे? जैसे एक नौकरानी और मालिक के बीच में होते हैं वैसे ही, सुप्रिया ने जवाब दिया। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? देख लीजिए, कुछ भी छुपाएंगी तो कहीं आप मुसीबत में ना पड़ जाएं। आपको पता है कि वह कान के बुंदे मोहित अग्रवाल ने ही बनवाए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आपके जैसे डिजाइन के बुंदे एक नौकरानी को लाकर क्यों दिए? ये समझ में नहीं आ रहा, क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगी? इंस्पेक्टर ने तथ्यों से अनजान बनते हुए सुप्रिया से प्रश्न किया। चैप्टर 19 कातिल कौन? इंस्पेक्टर रमेश का पूरा ध्यान सुप्रिया के चेहरे पर था, लेकिन दिमाग गायत्री के बताई हुई बातों में भटक रहा था। जो इंसान नई आई हुई नौकरानी पर डोरे डाल रहा था, वह इतनी पुरानी नौकरानी को कैसे छोड़ देगा? हो ना हो सुप्रिया को नौकरानी और अपने पति के बीच के रिश्ते की जानकारी हो गई होगी और उसी ने ही कत्ल किया होगा। जानबूझकर उसने ऐसा प्लान बनाया कि उस वक्त घर पर कोई नहीं था, जिससे कि वो पुलिस की निगाह से साफ बच निकले। आप चुप क्यों है? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। क्या आपको पता है कि आपके पति और आपकी नौकरानी लाली के बीच में कोई संबंध था? इंस्पेक्टर रमेश ने यह कहकर सुप्रिया के मुंह में शब्द डालने की कोशिश की। सुप्रिया फिर भी निर्विकार बैठी रही, कठोर चेहरा लिए यूं ही एक बुत की मानिन। वह शायद कहने के लिए शब्द ढूंढ रही थी। इतनी कठोर सच्चाई जिसको उसका दिल नहीं मानता होगा, दुनिया के सामने स्वीकार करना उसके लिए वाकई कठिन था। लेकिन पुलिस को तो अपना काम करना ही होता है और इंस्पेक्टर रमेश की तो डेडलाइन भी फिक्स थी। ज़्यादा वक्त उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने टेबल पर एक जोरदार हाथ मारते हुए चीख कर कहा, बताइए, क्या आपके पति और आपकी नौकरानी के बीच अवैध संबंध थे? टेबल पर जोर से मारने से जो आवाज़ हुई और चीखने की आवाज़ से सुप्रिया की सांस गले में अटक सी गई। चेहरे पर भयभीत हो जाने वाले भाव थे। उसने गले में थूक सटका और बड़ी मुश्किल से बोली, जी, तो आप यह मानती हैं कि उन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे, और जाहिर है इस संबंध से आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं भी उसी घर में रहती हूँ इंस्पेक्टर, मेरी आंखों के सामने ही यह रासलीला चल रही थी। और सही कह रहे हैं आप, वो कान के बुंदे मेरे हस्बैंड ने ही उसको लाकर दिए थे। सुप्रिया ने रहस्य उजागर किया। तो आपने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरी कुछ भी करने से उस घर में कुछ नहीं होता, मेरे मना करने का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ना था, खोई खोई सी आवाज में सुप्रिया ने कहा। तो आपने नौकरानी को घर से क्यों नहीं निकाल दिया? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। क्योंकि मेरे पति नहीं चाहते थे। मैंने कोशिश की थी परंतु उन्होंने मेरी एक नहीं चलने दी, सुप्रिया ने बताया। तो आपने अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए यहाँ रास्ता अपनाया, है ना? इंस्पेक्टर रमेश ने आगे झुककर उस सुप्रिया की आंखों में झांका। मैंने आपसे पहले भी कहा है, उसको मैंने नहीं मारा, सुप्रिया ने सपाट आवाज में बताया। उसकी आवाज में दृढ़ता स्पष्ट महसूस हो रही थी, जो इंस्पेक्टर रमेश ने भी नोटिस की थी। देखिए मैडम, हम कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि आप बोलेगी और हम मान जाएंगे। आपके घर में उस वक्त 2 ही लोग थे,
एक आप और एक आपकी सास। आपकी सास तो चल फिर नहीं सकती और आप दुर्घटना से कुछ वक्त पहले घर से निकल कर गई थी। आपने सारा मामला सेट किया और दुर्घटना होने के इंतजार में बाहर निकल गई, फिर दुर्घटना होने का इंतजार करने लगी। यह आपकी बड़ी ही सोची समझी साजिश थी, लेकिन आप जानती हैं कि पुलिस के हाथों कोई बच नहीं सकता, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। दूर से टेबल पर मुक्का मारते हुए इंस्पेक्टर रमेश खड़े हो गए। इंस्पेक्टर को इस तरह खड़ा होते देख सुप्रिया सकपका गई और वह भी एकदम से खड़ी हो गई। फिर बोली, मुझे अपने पति को फ़ोन कर लेने दीजिए। आप इस तरह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या सबूत है आपके पास? मैंने आपको पहले भी बताया था। मुझे पता भी नहीं था कि लाली घर पर है, मैं उसके लिए ये सब क्यों करूंगी? मैं जब घर से निकली थी, घर पर कोई नहीं था सिवाय मेरी सास के, और वह भी सो रही थी। कुर्सी से खड़ी होकर एक दो कदम पीछे हटते हुए सुप्रिया ने कहा। इंस्पेक्टर अपनी जगह पर जडवत खड़ा रह गया। अचानक उसे याद आया कि तिवारी ने उसे बताया था जिस वक्त ये घटना हुई सुप्रिया का फ़ोन किसी और ही इलाके में था। इसका मतलब सुप्रिया घर पर नहीं थी और गार्ड ने भी बताया था कि नौकरानी गांव चली गई थी। अगर वह गांव चली गई थी तो अचानक वापस कैसे आई, और अगर आए तो भोलानाथ को दिखाई क्यों नहीं दी? दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में घूम रहा था। एक बार दिमाग ये कहता कि यह खून जरूर सुप्रिया ने किया है, दूसरी बार उसे कोई भी सबूत ऐसा नजर नहीं आता जहां इस कांड में सुप्रिया का हाथ हो। वह सुप्रिया को गिरफ्तार करे या छोड़ दे यह निर्णय नहीं कर पा रहा था। इसलिए इंस्पेक्टर ने निश्चय किया कि वह एक बार घर जाकर मोहित अग्रवाल की मां से भी इस केस के बारे में एक बार दोबारा पूछताछ करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने नहीं किया तो ये खून किसने किया है, क्योंकि सबसे आखिर में घर से आप ही निकली है। इंस्पेक्टर ने सुप्रिया से एक बार फिर पूछा। हो सकता है जो मुझसे पहले निकला हो, वह भी तो कर सकता है। मुझसे पहले मेरे पति निकले थे, आपने उनसे पूछा? सुप्रिया ने उल्टा इंस्पेक्टर रमेश से सवाल किया। लेकिन वो तो उसके साथ मधुर रिश्ते में बंधे हुए थे, वो उसको क्यों मारेंगे? इंस्पेक्टर ने सुप्रिया से सवाल किया। ये जानना आपका काम है, इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, मैं नहीं। आप इस केस की छानबीन कर रहे हैं, मैं नहीं। सुप्रिया ने ये सवाल बीच में डालकर इंस्पेक्टर रमेश को एक बार फिर उलझा दिया। लाली के साथ मोहित अग्रवाल के अवैध संबंधों के बारे में तो इंस्पेक्टर ने मोहित अग्रवाल से बात की ही नहीं थी, इसलिए उसने तय किया कि घर जाकर वह मोहित की मां और मोहित दोनों से पूछताछ करेगा। उसने तुरंत जेब से फ़ोन निकाला और मोहित का नंबर डायल कर दिया। मोहित अग्रवाल, मैं इंस्पेक्टर रमेश बोल रहा हूँ, आपसे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ, कृपया आप घर पर रहे। लेकिन मैं अभी काम से बाहर आया हूँ, मोहित ने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा। आपको पुलिस की कार्यवाही में सहयोग देना पड़ेगा मिस्टर अग्रवाल, मैं 10:15 में आपके घर पहुंच रहा हूं, कहकर इंस्पेक्टर रमेश ने फ़ोन काट दिया और सुप्रिया से कहा, चलिए मैडम, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। गार्ड ने पुलिस की गाड़ी देखते ही बड़ा गेट खोल दिया। अंदर जाते ही सुप्रिया ने इंस्पेक्टर को ड्राइंग रूम में बैठने को कहा और खुद अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह, जैसा कि इंस्पेक्टर ने उसे रास्ते में आदेश दिया था, अपनी सास को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर ले आए। माताजी, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है, जोर इंस्पेक्टर ने उन्हें देखते ही कहा। पूछ लीजिए, मैं जितना जानती थी वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए जितना मुझे पता होगा मैं बता दूंगी, मोहित अग्रवाल की मां ने जवाब दिया। वो एक हट्टी कट्टी गोरी और चेहरे से ही तेज नजर आने वाली महिला थी। इंस्पेक्टर ने सुना था कि वह काफ़ी पढ़ी लिखी भी है। क्या आपको ये पता है कि आपके बेटे मोहित अग्रवाल और आपके नौकरानी लाली के बीच अवैध संबंध थे? क्या आपकी बहू ने कभी आपसे इस बारे में शिकायत की, और अगर शिकायत की थी तो आपने नौकरानी को घर से क्यों नहीं निकाला? इंस्पेक्टर रमेश ने धड़ाधड़ 3-4 सवाल दाग दिए। मेरी बहू ने जब पहली बार मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं खुद ही लाचार हूँ, दूसरों पर निर्भर हूँ, तो इससे ज़्यादा जोर जबरदस्ती मैं अपने बेटे से कर नहीं सकती थी। और रही बात नौकरानी को घर से निकालने की, तो उसके लिए मैंने और सुप्रिया दोनों ने कोशिश की थी, परंतु मोहित इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। लाली अगर इस घर में काम कर रही थी तो सिर्फ और सिर्फ मोहित की मेहरबानी से, यही सच्चाई है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मोहित की मम्मी ने काफ़ी हद तक सच्चाई बयान कर दी थी, उसकी बातों में कहीं भी किसी झूठ की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही थी। जब ये दुर्घटना हुई तो आपको कैसे पता चला? आपने अपनी बहू को आवाज़ क्यों नहीं लगाई? इंस्पेक्टर रमेश ने पूछा। दरअसल उस वक्त मैं सो रही थी, मुझे रात में ठीक से नींद नहीं आती, इसलिए नींद की दवाई खानी पड़ती है, उसकी वजह से कभी कभी दिन में गहरी नींद आ जाती है। उस वक्त मैं गहरी नींद में थी, अचानक किसी धमाके की आवाज़ के साथ जोरदार चीख से मेरी नींद खुली। मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े ही चिल्लाना शुरू कर दिया। सुप्रिया का नाम लेकर मैं उसे बुला ले रही थी, परंतु वह तो नहीं आई। भोलानाथ के दौड़कर आने की आवाज़ आई, तभी मैंने उसे फायर ब्रिगेड और पुलिस को कॉल करने के लिए कहा था। उसके बाद की सारी कहानी आपको पता है। आपके घर से मुझे पता चला कि उस दिन आपका नौकर और नौकरानी दोनों छुट्टी पर चले गए थे, फिर यह नौकरानी यहाँ वापस कैसे आई, इसके बारे में आपको कुछ पता है? इंस्पेक्टर का अगला सवाल था। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से तो वह शाम को अपने गांव चली गई थी,
कुछ सोच में पड़े हुए ही मोहित की मम्मी ने जवाब दिया, सुप्रिया जी आप बाहर से गार्ड को बुला दीजिए और साथ ही अपने पति से कहिए कि जल्दी आए, यहाँ हम उनका इंतजार करते नहीं बैठेंगे। अपनी सास की व्हीलचेयर के पीछे खड़ी सुप्रिया को संबोधित करते हुए इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। फिर माताजी की तरफ देखते हुए बोले, अब आप आराम करिए माताजी, मैं बाकी लोगों से पूछताछ कर लेता हूँ। सुप्रिया ने तुरंत ड्राइंग रूम में रखा हुआ फ़ोन उठाया और गेट पर बैठे भोलानाथ को अंदर आने के लिए कहा। फिर वो माताजी की व्हीलचेयर को अंदर लिवा ले गई। भोलानाथ ड्राइंग रूम में आकर नमस्ते करके एक कोने में खड़ा हो गया। भोलानाथ, अब मुझे एक बार फिर से सिलसिलेवार सबके जाने का वक्त बताओ, इंस्पेक्टर रमेश ने भोलानाथ से पूछा। सर बिल्कुल सही वक्त तो पता नहीं, लेकिन अंदाजन बता सकता हूँ। करीब 6 बजे भैया जी घर से निकले थे, या शायद 6:30 निकले होंगे। उनके साथ ही साथ बंसी भी चला गया था, भोलानाथ ने बताया। इसका मतलब उसके बाद घर में गिरधारी, लाली, सुप्रिया और माताजी रह गई थी, सही है ना? इंस्पेक्टर रमेश ने भोलानाथ से सवाल किया। जी सर, उसके बाद 7 बजे के करीब गिरधारी अपने गांव के लिए निकला था। उसने मुझसे बात भी की थी। उसके पीछे 5 मिनट बाद ही लाली बाहर निकल गई थी। मैंने उसे खुद जाते हुए देखा था। तब करीब 7:15 बजे होंगे। भोलानाथ ने ये कहकर एक गहरी सांस ली। फिर सुप्रिया अग्रवाल कितने बजे घर से निकली? इंस्पेक्टर रमेश ने पूछा। सर 7:15 बजे के बाद घर से कोई नहीं निकला। मैं किसी को बाहर जाते नहीं देखा, भोलानाथ ने बताया। क्या पता तुमको नींद आ गई हो और इस बीच सुप्रिया बाहर निकल गई हो? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। नहीं सर, मैं इतनी जल्दी नहीं सोता। मैं अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था, लेकिन अगर गेट खुलता है तो उसकी आवाज़ जरूर आती है और मेरा ध्यान गेट पर जाता ही है। परंतु मुझे अच्छी तरह याद है कोई भी घर से बाहर नहीं गया, अपनी बात पर अड़ा था। भोलानाथ अभी भी। ये कैसे संभव है? इंस्पेक्टर रमेश ने माथे पर हाथ फिराते हुए सोचा। तभी उन्हें मुख्य दरवाजे से मोहित अग्रवाल अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत तेजी से चलकर आ रहा था। माफ करना इंस्पेक्टर, मुझे जरा देर हो गई, मोहित ने कमरे में घुसते ही कहा और तुरंत आकर इंस्पेक्टर के सामने वाले सोफे में धंस गया। कहिए इंस्पेक्टर, अब क्या पूछना चाहते हैं आप? वैसे तो मैं सब कुछ आपको बता ही चुका हूं, बैठते ही मोहित ने सवाल किया। अभी हत्या की गुत्थी सुलझी नहीं है, बल्कि और उलझ गई है। उसी से संबंधित कुछ सवाल मुझे आपसे करने हैं, इंस्पेक्टर रमेश ने मोहित अग्रवाल की तरफ देखते हुए कहा। फिर कमरे के दूसरे कोने में खड़े हुए भोलानाथ की तरफ देखकर आदेशात्मक लहजे में बोला, भोलानाथ अब तुम जा सकते हो। भोलानाथ को जैसे राहत मिली, वह तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। मिस्टर अग्रवाल, मुझे ये बताइए, मृतका लाली के साथ आपके मधुर संबंध कब से थे? इंस्पेक्टर रमेश ने जैसे ही यह सवाल किया, मोहित अग्रवाल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वह शायद इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने सर नीचे झुका लिया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं था। आपको जरूर किसी ने कोई गलत जानकारी दी है। चलो 1% को यह मान भी लेते हैं कि मुझे गलत जानकारी दी है और आपके और लाली के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं था, तो क्या कारण था कि आपने उसके लिए बिल्कुल वही कान के बुंदे बनवा कर दिए जैसे अपनी पत्नी को अपनी शादी की सालगिरह पर दिए थे? इंस्पेक्टर रमेश ने खुलासा किया। तो मोहित अग्रवाल कुछ समय के लिए एकदम चुप्पी साध गया। उसे समझ में आ गया था कि अब चारों तरफ से फंस चुका है, उसे सच बोलना ही पड़ेगा। देखिए इंस्पेक्टर, वैसे तो ये बहुत ही मामूली बात है, आप तो समझ ही सकते हैं। यह नौकर जो होते हैं, ये लोग पैरों की जूती ही रहे तभी ठीक रहता है। 2-4 बार उससे प्यार से बात क्या कर ली, वह ज़्यादा ही डिमांड करने लगी थी। उसने अपनी मालकिन जैसे ही डिज़ाइन के बुंदे की फरमाइश की थी और मेरे लिए वो खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी, सो मैंने उसको भी खरीद कर दे दिए। लेकिन इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? हमारे नौकर चाकर को हम कोई भी उपहार दे सकते हैं या नहीं? मोहित अग्रवाल ने इंस्पेक्टर रमेश से बहुत ही लापरवाही से पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी इन सब डिमांड से परेशान होकर ही आपने उसकी हत्या की साजिश रची हो? इंस्पेक्टर रमेश ने अगला प्रश्न किया। तब तो आपको ये भी पता चल ही गया होगा कि वह ये सब डिमांड करके एक तरह से मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि वह मेरे और उसके बारे में सबको बता देंगी। दरअसल छोटे लोग हैं ना, इतना सर पर चढ़ाएंगे तो ऐसा ही करेंगे। वह मेरी पत्नी से अपनी तुलना करने लगी थी। लालच बढ़ गया था। हर दूसरे दिन एक नई फरमाइश लेकर खड़ी हो जाती थी। दिमाग खराब कर दिया था मेरा। अच्छा हुआ मर गई साली, कहकर मोहित ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया। चैप्टर 20, गिरधारी गिरफ्तार, मर गई या मार दी गई? इंस्पेक्टर रमेश ने आंखें छोटी करके मोहित अग्रवाल से पूछा। देखिए इंस्पेक्टर, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, इन छोटे लोगों के मुंह में नहीं लगता। और आप तो जानते हैं, हम जैसे लोगों के यहाँ काम करने वाले लोग के साथ ऐसा होता ही रहता है। इसमें दोनों का ही फायदा होता है। हमें खुश करने के लिए हम लोग इनको पैसे भी तो देते हैं। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इन लोगों को मारकर हम जैसे लोग अपने हाथ खून से नहीं रंगा करते, मोहित अग्रवाल ने अपना रईसी रंग दिखाते हुए कहा। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आपने नहीं मारा, तो क्या लगता है कि आपकी पत्नी ने कत्ल किया होगा? मुझे शक है दूसरी औरत वाला जो एंगल होता है ना, वह बहुत सी हत्याओं का कारण होता है।
इंस्पेक्टर रमेश ने जानबूझकर यह बात कही थी क्योंकि वह जानते थे कि अग्रवाल दंपत्ति में आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। एक दूसरे को फंसाने के लिए वह दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा सकते थे। दो लोगों के आपसी झगड़े में उनको अपना फायदा होने की उम्मीद थी। देखिए इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी कहाँ जाती है, क्या करती है, किसको मारती है, किसको छोड़ती है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, मेरे और मेरी पत्नी में पति पत्नी वाला रिश्ता बरकरार है ही नहीं। वह मेरे पिताजी की पसंद थी, इसलिए मुझे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। उसने खून किया है या नहीं किया, यह आप ढूंढिए, मुझे इस सब में मत फंसाइए, अपना पल्ला झाड़ते हुए मोहित अग्रवाल ने कहा। अगर आप खत्म कर चुके हैं तो मैं निकलूं, मुझे किसी जरूरी काम से कहीं पहुंचना है, कहते हुए मोहित अग्रवाल खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर रमेश के दिमाग में कई सवाल थे जिनका जवाब वह ढूंढ रहे थे, इसलिए वह अपनी ही उलझनों में गुम थे। मोहित के खड़ा होते ही उन्होंने उसको जाने की इजाजत देने के लिए सिर हिला दिया। बाय द वे इंस्पेक्टर, मेरी बात मानो तो इस केस को बंद करिए, मामला रफा दफा करिए। ऐसे भी किसी ने लाली के लिए कोई रिपोर्ट तो लिखाई नहीं है, और आपके छानबीन के अनुसार यहाँ पर उस वक्त कोई था ही नहीं जो उसकी हत्या करता। मुझे तो लगता है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना है। मेरी मानिए तो बेकार में इस केस में मत पड़िए, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। चलिए मैं चलता हूँ, कहकर मोहित अग्रवाल कमरे से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर रमेश के दिमाग में मोहित के शब्द गूंज रहे थे, क्या पता यह एक दुर्घटना हो। ये तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जब सुप्रिया अग्रवाल लापता थी तो उसकी हत्या के शक में हमने मोहित को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब जब वह मिल गई है तो मैं क्यों इस केस पर इतना ध्यान लगा रहा हूँ। क्या पता मोहित का कहना सही हो, ये सिर्फ एक दुर्घटना हो। ये सोचते हुए इंस्पेक्टर रमेश वापस थाने की तरफ निकल गए। मन ही मन उन्होंने भी इस केस को बंद करने की योजना बना ली थी। तमाम सबूतों के आधार पर यह दुर्घटना ही प्रतीत होती थी। आज शाम को डीएसपी साहब को जो रिपोर्ट देनी थी उसमें आज यही डिस्कस किया जाएगा, ये सोचते हुए वह थाने पहुंच गए। तिवारी और भगत राम को भी इस केस के बारे में बताना पड़ेगा, ये सोचकर उन्होंने तिवारी को फोन मिलाया। अरे तिवारी, कहाँ हो? अच्छा सुनो, मैं ये कहने वाला था कि मुझे लग रहा है लाली की मौत महज एक दुर्घटना है। आज शाम को जब तुम आओगे तो इस केस को बंद करके एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। लेकिन सर, आज शाम तो मैं दशरथपुर में रहूंगा, अभी मैं रास्ते में हूँ। दरअसल मुझे एक मुखबिर से लीड मिली थी कि रात को गिरधारी वहां पहुंचने वाला है। इसके लिए मैंने बहुत जाल बिछाया था, आज जाकर पकड़ में आएगा। एक बार मैं इसको पकड़ कर ले आता हूँ, उसके बाद आप देख लीजिएगा, जो भी आप करना चाहे। मैं आपसे सुबह मिलता हूँ। तिवारी की आवाज में एक आशा की चिंगारी थी। अरे हाँ, ये भी तो हो सकता है कि गिरधारी ने ही अपनी पत्नी को मारने का प्लान किया हो। मुझे लगता है उसे अपने मालिक और अपनी पत्नी के बीच के संबंधों का पता चल गया होगा और वह गुस्से में उसकी जान लेने पर उतारू हो गया होगा, इसीलिए वो पुलिस से छिपता फिर रहा है। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो उसने अभी तक अपनी पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर रमेश यही सब सोचते रहे। अब उनके शक के घेरे में 3 लोग थे, तीनों के पास ही हत्या करने के वाजिब कारण थे। शक की सुई तीनों की तरफ घूम रही थी। सुप्रिया अपने पति के साथ अवैध संबंधों के चलते लाली की हत्या कर सकती थी, जैसा कि मोहित अग्रवाल ने बताया कि लाली इन दिनों उनके गले की हड्डी बन गई थी, तो उसके पास भी लाली को अपने रास्ते का कांटा समझकर हटाने का पूरा मौका था। उस पर भी शक बनता था। और तीसरा उसका पति गिरधारी, जो कि दुर्घटना से पहले ही घटनास्थल से गायब हो गया था और अभी तक पुलिस की पहुंच से बहुत दूर था। ना तो उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी और ना ही वो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए कोठी में वापस आया था। इसका मतलब उसे अपनी पत्नी की हत्या की पूरी जानकारी थी। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला था क्योंकि आखिर गिरधारी पुलिस के फंदे में फंस ही गया था। उस रात इंस्पेक्टर रमेश इसी दुविधा में रहे कि वह इस केस की छानबीन करें कि नहीं, क्योंकि जिस तरह का रवैया मोहित अग्रवाल का था, वह अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें इस केस को बंद करने की इच्छा जता चुका था। बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने आप को सिद्ध करने का मौका मिला था और वह मौका एक बार फिर उनके हाथ से जाता दिखाई दे रहा था। अगली सुबह वह बाकी दिनों से भी जल्दी अपने केबिन में पहुंच चुके थे। एक बार फिर उन्होंने सारी केस हिस्ट्री को पढ़ा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी दोबारा पढ़ा। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण आग लगना बताया गया था और आग लगने का कारण रसोई गैस लीक होना बताया गया था। रसोई गैस अनजाने में लीक हुई या किसी ने जानबूझकर किया, इसका पता लगाना काफी मुश्किल था। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुछ देर बाद तिवारी की आवाज से उनका ध्यान भंग हुआ। आओ तिवारी, इंस्पेक्टर रमेश ने आवाज दी। जय हिंद सर। सर, गिरधारी आ गया है, पूछताछ शुरू करें। तिवारी ने अंदर आते ही अदब से जय हिंद करके पूछा। हाँ बुलाओ उसे, इंस्पेक्टर ने थकी हुई सी आवाज में कहा। कुछ देर बाद तिवारी गिरधारी को लेकर हाजिर हुआ। वह 35-40 वर्षीय दुबला पतला मरियल सा आदमी था। शक्ल से तो वह लगता नहीं था कि इतना शातिर होगा। इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर वह आशा भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। गिरधारी, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? इंस्पेक्टर रमेश ने सबसे पहला प्रश्न किया। साहब, गांव में है। मैं पिछली बार भी आपके कहने पर उसे थाने लेकर आया था, आपने तो देखा ही था, गिरधारी ने हाथ जोड़कर कहा।
देखो, हमने गांव में पता कर लिया है, तुम्हारी पत्नी गांव गई ही नहीं, अकेले तुम गए थे। और अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं गई तो वह कहाँ है, इसका पता तो तुम्हें जरूर होगा। तिवारी ने गिरधारी का कॉलर पकड़कर डांटते हुए कहा। मैं सच कहता हूँ साहब, जब मैं गांव से निकला था तो मैं उसको गांव में ही छोड़कर गया था। उसके बाद वह कहाँ गई मुझे नहीं पता, मुझे कई दिन हो गए गांव गए हुए, गिरधारी ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा। उसके इस झूठ पर तिवारी को उतना ही गुस्सा आया जितना इंस्पेक्टर रमेश को। इंस्पेक्टर रमेश के उठने से पहले ही तिवारी ने खींचकर उसको एक झापड़ रसीद कर दिया। निथारी जोर से लड़खड़ाया और कुर्सी से टकराते हुए कुर्सी पकड़कर खड़ा हो गया। वह अपना गाल सहलाते हुए बोला, सरकार मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने लाली को नहीं मारा है। तुझे ये तो पता है ना कि लाली मर गई है? इंस्पेक्टर रमेश ने अपनी कुर्सी से उठकर गिरधारी के बाल पकड़ के जोर से झंझोड़ते हुए पूछा। हाँ सर, वो तो मुझे बाद में पता चला, मैं तो उसे जिंदा ही छोड़कर गया था। अपने बालों को छुड़ाते हुए गिरधारी बोला। अगर तुझे पता चला कि तेरी बीवी की मौत हो गई है तो तूने वापस आकर देखा भी नहीं, और अगर वापस आकर देखा और तेरी बीवी नहीं मिली तो तूने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? इंस्पेक्टर ने उसका जबड़ा अपने हाथ से दबाते हुए पूछा। किससे पूछता? मुझे जब आपका फ़ोन आया थाने आने के लिए, तब मैंने भोलानाथ को फ़ोन करके लाली के बारे में पूछा था, लेकिन भोलानाथ ने बताया कि लाली तो यहाँ नहीं है। आपने थाने हम दोनों मियाँ बीवी को बुलाया था, इसलिए मैं अपनी भाभी को अपनी पत्नी बनाकर थाने ले आया। मैं डर गया था साहब, मुझे माफ़ कर दो, गिरधारी ने बताया।